This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। चैप्टर नंबर 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक्स से रिलेटेड पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस आज हम करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जी, क्योंकि ये जो सवाल है इसमें ये टॉपिक आगे आना है। ये यहाँ पे टॉपिक, ये सवाल यहाँ पे जो है वो रॉन्गली प्लेस है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। ऑटम 20 का ये सवाल है इस वक्त आप लोगों के सामने। A group of persons intends to form a limited liability company with the objective to provide research related services to pharmaceutical companies. In this respect, one of the promoters proposed Pharma Research Authority as a name of the proposed company, which was liked by all other promoters. और ये लैंग्वेज की समझ आ रही है ना, कि तर्जुमा करता जाऊं साथ साथ। तो कंपनी का ये नाम जो है वो प्रपोज किया गया है, कौन सा? फार्मा रिसर्च अथॉरिटी, ये नाम प्रपोज किया गया है। अब सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द नेम proposed by the promoters and suggest how they can overcome the deficiencies, if any, in it. अब आप जरा गौर करें कि जब हमने नेम ऑफ कंपनी के बारे में प्रोविजंस पढ़ी थी, तो उसमें हमने कुछ प्रोहिबिटेड नेम्स पढ़े थे, कुछ रिस्ट्रिक्टेड नेम्स पढ़े थे। मतलब प्रोहिबिटेड तो वो थे ना कि जिनकी इजाजत है ही नहीं, और रिस्ट्रिक्टेड वो थे कि कुछ रिस्ट्रिक्शन है, मतलब अगर कमीशन अलाउ कर दे तो आप वो नाम रख सकते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, प्रायर अप्रूवल कमीशन से अगर हासिल कर ली जाए तो वो कंपनी का नाम रखा जा सकता है। ऐसा ही याद आ गया, वेरी गुड जी। तो वहां पे एक पॉइंट था, वो जहां पे प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन वाले टॉपिक के अंदर एक पॉइंट था कि अगर कंपनी के नाम को पढ़कर सुनकर ये इंप्रेशन मिले कि इसका जो ताल्लुक है वो गवर्नमेंट के साथ है, यानी अगर इंप्रेशन ये मिले कि इसका कनेक्शन कंपनी का गवर्नमेंट के साथ है, तो फिर कमीशन से प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी होती है। जी याद आ गया आपको? जैसे कि ये जो वर्ड अथॉरिटी है, ये आमतौर पे हुकूमत के इदारों के नामों के साथ लगा होता है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, पंजाब फूड अथॉरिटी। तो अब ये जो नाम है फार्मा रिसर्च अथॉरिटी, इस नाम से तो यही इंप्रेशन मिल रहा है कि इस इदारे का, इस कंपनी का ताल्लुक जो है वो गवर्नमेंट के साथ है। ठीक है, लिहाजा पहली बात तो ये है कि एज इट इज ये नाम जो है आप रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते, बल्कि पहले आपको कमीशन से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ओके हो गया? अगर कमीशन अप्रूव कर देता है तो फिर आप जाके रजिस्ट्रार से इस नाम के साथ कंपनी को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। एक बात। दूसरी चीज अगर आप देखें जो यहाँ पे कम है, वो ये है कि ये जो ग्रुप ऑफ पर्सन है ये चाह रहा था एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की रजिस्ट्रेशन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि लिमिटेड कंपनी के नाम के साथ लफ्ज लिमिटेड लिखना जरूरी होता है। तो ये जो प्रपोज्ड नेम है, क्या आपको यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है लफ्ज लिमिटेड? बताइए। नहीं। तो इसका मतलब है, दूसरी कमी इसमें ये है कि इस नाम के साथ लफ्ज लिमिटेड होना चाहिए। फार्मा रिसर्च
जो वो ये कंपनी का नाम उन्होंने प्रपोज किया, तो वर्ड लिमिटेड इसके नाम के साथ होना चाहिए। जी समझ गए? और ये जो बातें अभी भी हमने डिस्कस की हैं, आप बाकायदा तौर पे रिटन फॉर्म में ही देखें आपके सामने। मैंने आपको पहले ऑरली बता दी, जुबानी बता दी, हमने सोशल डिस्कस कर लिया, लेकिन अब जब आप खुद अपनी आंखों से इसे पढ़ लेंगे तो जरा और अच्छा हो जाएगा, तसल्ली हो जाएगी। ठीक है जी। ये देखें, एक ये वाला पॉइंट था और एक ये वाला पॉइंट जो अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे। एक नजर आप भी पढ़ लें जरा इसको। ऐसा ही है जी, जरा रिस्पॉन्ड कर दें प्लीज मुझे। ओके जी, समझ आ गया। और एक ये चीज कि अगर वो ग्रुप ऑफ पर्संस लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बनाना चाहता है, लेकिन उसका जो मकसद है वो कोई प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, ठीक है, तो फिर कमीशन से लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर कमीशन लाइसेंस दे देता है तो इस एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को रजिस्टर्ड किया जा सकता है एज लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो उस सूरत में फिर वर्ड लिमिटेड नाम के साथ लिखना जरूरी नहीं होता। ठीक है, ये चीज। और इसके साथ साथ ये एक फर्दर ये पैराग्राफ है कि इस बात को भी इंश्योर करना होता है कि जो प्रपोज्ड नेम है वो ऑलरेडी किसी और रजिस्टर्ड कंपनी के नाम से मिलता जुलता ना हो। ठीक है जी। या वो नाम जो कि प्रपोज्ड है कंपनी के लिए इनअप्रोप्रिएट ना हो, डिसेप्टिव ना हो, और इनके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं जब हमें नेम ऑफ कंपनी का टॉपिक पढ़ा था। जी बताएं, ये मुकम्मल बात समझ आ गई है आप लोगों को? अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। स्प्रिंग 2020 का ये सवाल है, 3 नंबर का ये सवाल आया था। A team of young engineers is planning to incorporate a private limited company which would provide machine maintenance services to large companies. The company would initially be incorporated with a share capital of rupees 20 million. However, the engineers are not certain about following matters. कौन कौन से? रजिस्ट्रेशन एंड साइनिंग ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो इसका मतलब है कि उसने, आप देखें, पहले जो सवाल बनाया एक केस स्टडी टाइप सवाल बनाया, एक सिनेरियो बेस्ड टाइप क्वेश्चन उसने बना दिया, और एंड के ऊपर जो रिक्वायरमेंट है वो एक सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट है। हमें जो जवाब देना है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप जवाब देना है। जी कुछ याद आ रहा आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन और साइनिंग के बारे में? अभी रिसेंटली हमने पढ़ा है, किस किस को याद है? ओके जी। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन के बारे में हमने पढ़ा था। कुछ कंपनीज के लिए आर्टिकल्स की रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, कुछ कंपनीज के लिए आर्टिकल्स की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो कॉन्सेप्ट अभी तक आपके ज़हन में फ्रेश होगा। तो जो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं उनके लिए ये ऑप्शनल होता है कि वो अपने आर्टिकल्स रजिस्टर्ड करवाएं, और अगर उन्हें अपने आर्टिकल रजिस्टर्ड नहीं करवाए तो फिर जो टेबल ए है फर्स्ट शेड्यूल का, उसमें जो लिखे हुए रूल्स रेगुलेशंस हैं वो इस कंपनी के ऊपर ऑटोमेटिकली फिर एप्लीकेबल होंगे। ये कंपनी उन रूल्स को फॉलो करने की पाबंद होगी। ठीक है जी। और अगर आर्टिकल रजिस्टर्ड नहीं है तो हमने ये पढ़ा था कि फिर टेबल ए जो फर्स्ट शेड्यूल का है वो एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा उस कंपनी के ऊपर।
और जहां तक ताल्लुक है कि आर्टिकल्स के ऊपर साइन कौन करेगा, तो याद करें आपको बताया गया था कि सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम साइन करेंगे, यानी जिन लोगों ने साइन किए थे मेमोरेंडम पे वही लोग साइन करेंगे आर्टिकल्स पे। और फिर ये जो सिग्नेचर हैं ये होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस। ठीक है जी। Who shall attest the signature of the subscribers, और फिर वो अपने भी वहां पे पर्टिकुलर्स देगा जो विटनेस है। उम्मीद करता हूँ वो सारा टॉपिक रिफ्रेश हो गया होगा आपके माइंड में। अच्छा जी, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4 है जी इस वक्त हमारे सामने। डिस्क्राइब द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द कंपनीज एक्ट 2017 रिलेटिंग टू प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी। जी कुछ याद आया कि आपने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का कोई टॉपिक पढ़ा था? बता दें यार। याद आ गया, वाह जी क्या याददाश्त है माशाल्लाह। तो ये देखें जी, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को यहाँ पे डिफाइन किया गया है और वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हमने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ी थी वो यहाँ पे इन पैराग्राफ्स में गिवन है। ठीक है जी। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज में अगर चेंज करनी है तो कैसे चेंज करते हैं, और फिर रजिस्ट्रार को उसको उसकी इंटीमेशन देनी होती है। तो माशाल्लाह याद आ रहा है बच्चों को साथ साथ, वेरी गुड। तो ये वो वाले पॉइंट्स है, मतलब देखें स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आंसर है इसका, थ्योरेटिकल आंसर है। ओके हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑटम 18 का। ऑटम 18 का सवाल है और ये भी देखें थ्योरेटिकल सा डिस्क्रिप्टिव सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, सीधा सीधा सा। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म स्पेशल रेजोल्यूशन। कितना आसान सवाल है, यानी स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन लिखनी है, 4 मार्क्स की डेफिनेशन है ये। उम्मीद करता हूं आपके जहन में आ गया होगा टॉपिक। तो स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन ये अब आपके सामने भी इस वक्त शो हो रही है। वही रेजोल्यूशन वो जो हमने पढ़ा था, नॉट लेस देन 3/4 मेजोरिटी से। ठीक है, ये तो मैं रटी हुई होगी डेफिनेशन, आपको जुबानी याद होगी। जी ये 2/3 मेजोरिटी नहीं, इस वक्त इलेक्शन की बात नहीं हो रही भाई। हाँ 3/4 मेजोरिटी, ठीक है। और जिसके लिए जिस मीटिंग में ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास होनी है, जिस जनरल मीटिंग में, उस जनरल मीटिंग का कम से कम 21 डेज पहले नोटिस भी दिया गया था, जिस नोटिस में ये बात वाज़ेह तौर पे लिखी हुई होनी चाहिए कि जनाब इस जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होनी है इस टॉपिक के ऊपर। और फिर ये एक प्रोवाइजो भी आपको बताया था कि अगर जनरल मीटिंग में तमाम के तमाम मेंबर्स अगर मुत्तफिक हों, मतलब 3/4 की बजाय अगर ऑल मेंबर्स मुत्तफिक हों, जो मीटिंग अटेंड करने के और वोट कास्ट करने के एंटाइटल मेंबर्स हों, अगर तमाम मुत्तफिक हों तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास की जा सकती है एक ऐसी मीटिंग में कि जो मीटिंग 21 दिन से कम दिनों के नोटिस पीरियड पे बुलाई गई थी। अभी तो आपको मतलब मुख्तसर तौर पे ये बातें बताई जा रही हैं, जब ये टॉपिक्स हमने पढ़े थे तो डिटेल के साथ ये टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। जी जरा बस इतना मुझे बता दें ताकि मेरी तसल्ली हो जाए कि याद आ गया सारा कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में जो कुछ पढ़ा गया था।
ठीक हो गया जी? ओके, गुड। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटिंग प्राइवेट लिमिटेड वांट्स टू चेंज इट्स नेम टू प्रिंटिंग एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। नहीं, बल्कि एक सवाल रह नहीं गया पीछे। हाँ, ये क्वेश्चन रह गया जी, क्वेश्चन 5 का बी पार्ट। सागा लिमिटेड, a listed company, has two classes of ordinary shares। कौन कौन से? क्लास ए, क्लास बी। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उन्होंने ये इरादा किया है कि वो न्यू क्लास ऑफ शेयर्स इशू करें, ऑर्डिनरी शेयर्स की एक न्यू क्लास इशू करें, क्लास सी। मतलब ऑलरेडी क्लास ए और क्लास बी तो हैं, लेकिन डायरेक्टर्स ये चाह रहे हैं कि हम एक न्यू क्लास भी इशू करें जिसको टाइटल दें क्लास सी, क्लास सी। लेकिन उसके पास वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। तो करंटली एस एल मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स डू नॉट कंटेन सच क्लास ऑफ शेयर्स। अलबत्ता मेमोरेंडम में या आर्टिकल्स में इस क्लास का कोई तस्करा नहीं है। सो अब रिक्वायरमेंट ये है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017, briefly describe the steps which the directors should take prior to issuance of class C shares। अब उसने आगे वजाहत की है कि प्रोसीजर फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड नहीं है। शेयर्स की इशुएंस का प्रोसीजर यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। अगर ये रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या किया जाएगा? तो इसका जवाब लेते हैं। देखिए, उसने खुद ही यहाँ पे बताया है कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्लास सी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है कि फिर आपको ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करनी पड़ेगी? ऑल्ट्रेशन। तो ऑल्ट्रेशन के जरिए ही आप ये क्लास सी के शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास की जाएगी और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके क्लास सी के शेयर्स के बारे में डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो कंपनी के आर्टिकल्स और मेमोरेंडम की जो प्रोविजंस है वो ऑल्टर की जाएंगी बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके हो गया? एक तो ये हो गया जी। दूसरा, अगर आप याद करें, ये वाली बात भी हमने पढ़ी हुई है कि अगर ऑल्ट्रेशन की वजह से सब्सटेंटिव राइट्स या लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर्स और ऑफ अ क्लास ऑफ मेंबर्स अगर ये अफेक्ट हो रही हो, तो इसके बारे में फिर हमने ये पढ़ा था कि वो ऑल्ट्रेशन उस वक्त तक कैरी आउट नहीं की जाएगी जब तक कि एटलीस्ट 3/4 मेजोरिटी उन मेंबर्स की कि जो उस ऑल्ट्रेशन से अफेक्ट हुए हैं, जब तक वो भी वोट नहीं दे देते। याद आ गया जी? बता दें यार जरा। और एक हमने फॉर्मेलिटी ये भी पढ़ी थी, रिक्वायरमेंट, कि आर्टिकल्स की फिर जो ऑल्टर्ड कॉपी है ये फिर रजिस्ट्रार को फाइल की जाएगी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन, और रजिस्ट्रार साहब फिर इसे अपने पास रजिस्टर कर लेंगे। तो इस तरह ये है जी मुकम्मल उस सवाल का जवाब। ए, ये क्वेश्चन नंबर 5B। ठीक है, ये 6 मार्क्स का ये सवाल था। आगे चलें। प्रिंटिंग प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये स्प्रिंग 2018 का सवाल है और 5 मार्क्स का है ये। प्रिंटिंग प्राइवेट लिमिटेड वांट्स टू चेंज इट्स नेम टू प्रिंटिंग एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। पहले इनका ये नाम था। ठीक है,
ये, लेकिन इस नाम से बदल के अब ये नाम रखना चाह रहे हैं, प्रिंटिंग एंड प्राइवेट मार्केटिंग, प्रिंटिंग एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो अब रिक्वायरमेंट ये है कि डिस्क्राइब द स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय पीएल फॉर चेंजिंग इट्स नेम एंड मैटर्स टू बी कंप्लाइड विद आफ्टर द चेंज ऑफ नेम। तो चेंज ऑफ नेम के बारे में जो हमने प्रोविजंस पढ़ी थी कि कंपनी का नाम किस तरह चेंज किया जा सकता है, क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स है जिनको फॉलो करना पड़ता है। तो ये देखिए, सबसे पहला पॉइंट कि जी स्पेशल रेजोल्यूशन पास की जाए और रजिस्ट्रार से रिटन परमिशन ले ली जाए फॉर न्यू नेम, और इसके साथ ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिसके ऊपर ये नया नाम लिखा हुआ हो। और फिर हमने एक फॉर्मेलिटी पढ़ी थी, रिक्वायरमेंट ये पढ़ी थी, बल्कि लीगल रिक्वायरमेंट ये हमने पढ़ी थी कि नए नाम के साथ साथ पुराना नाम भी जो है वो 90 दिन तक के लिए लिखना पड़ता है, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ अ सर्टिफिकेट। इस डेट से लेके ऑनवर्ड्स 90 डेज के पीरियड तक के लिए। याद आ रहा है? कहां कहां पे ये मेंशन करना पड़ेगा? आउटसाइड एवरी ऑफिस और प्लेस इन विच इट्स बिजनेस इज कैरिड ऑन एंड इन एवरी डॉक्यूमेंट और नोटिस। बताएं जी, क्लियर हो गया बच्चों? ओके, इसके बाद है जी ये सवाल नंबर 7। शफीक एंड राहत इंटेंड टू एस्टेब्लिश अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी इन लाहौर for the manufacture of edible oil under the provisions of the Companies Act 2017, advise them with regard to the following। ये स्प्रिंग 2017 का सवाल है और दो इसके जुज हैं। पहला है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड while selecting the name of company, 2 मार्क्स का, और नेम्स विच मे रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि याद आ गया होगा सारा टॉपिक आप जी। ओके, ठीक है, ये चीज, ये वो प्रोहिबिटेड नेम्स वाला टॉपिक, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है सवाल का, नेम्स विच रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ एसएससीपी। और हमने ये सारे पॉइंट उस रेलिवेंट लेक्चर में जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था बड़ी तफसील से पढ़े थे, एक एक पॉइंट की एग्जांपल दी थी आपको और इसकी वजाहत की गई थी, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको एज अ होमवर्क दूं मैं, कि आप इसकी असाइनमेंट बना के मुझे सेंड करें, व्हाट्सएप करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 से लेके ऑनवर्ड जो सवालात हैं ये अब आपने सॉल्व करने हैं और इसकी असाइनमेंट बना के आपने मुझे भेजनी है, ठीक है जी। यहां तक ओके हो गया? ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो ना, साथ साथ लिखना आए। तो सवाल पढ़ें, गौर से सोचें समझें और फिर उसका जवाब लिखें बगैर नकल मारे। बाद में चाहे आप अपने जवाब को वेरीफाई कर सकते हैं सोल्यूशन के साथ, लेकिन पहले आपने खुद कोशिश करनी है, एफर्ट करनी है, तभी तो फायदा होगा, ठीक है। चलें जी, यहाँ पे हम अपना आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट
लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।